जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूं कि कोई भी गाड़ी आप खरीदते हैं, गाड़ी का मतलब यह है कि बाइक हो, कार हो, चाहे वो ट्रक ही क्यों ना हो, चाहे ट्रैक्टर ही क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का वाहन खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, तो इसके लिए होता क्या है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देखना चाहिए, कौन कौन सा कागजात बनाना चाहिए, क्या सिर्फ सेल लेटर बनाना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि गाड़ी की जो बिक्री होती है, लोग गाड़ी खरीद बेच करते हैं तो करते क्या है कि एक सेल लेटर, नॉर्मली सेल लेटर बना लेते हैं और सेल लेटर बनाकर गाड़ी को बेच देते हैं, या खरीदने वाले हैं सेल लेटर बनवा लेते हैं और गाड़ी ले लेते हैं। लेकिन आगे आपके साथ जब समस्या आती है तब आपको याद आता है कि सिर्फ सेल लेटर से काम नहीं चलने वाला है। आप पुलिस के चक्कर में पड़ जाते हैं, आप थाने के चक्कर में पड़ जाते हैं, बहुत सारी समस्या आती है भाई साहब। इसके अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा ऐसा कि पुरानी गाड़ी आप ले रहे हैं, अगर वो डॉक्यूमेंट्स आप उससे नहीं लेते हैं तो क्या क्या समस्या आपको आ सकती है, सारी चीज़ को आज क्लियर करूंगा। भविष्य में हर कोई एक बार पुरानी गाड़ी खरीदता है, चाहे कार हो, बाइक हो, या कोई भी गाड़ी खरीदता है पुरानी, तो आप ये समझे रहेंगे तो हो सकता है ये आपके काम आ जाए। आपके काम नहीं आएंगे तो आपके बच्चों के काम आएंगे, आपके भाइयों के काम आएंगे, आपके रिश्तेदारों के काम आएंगे, आप किसी को बता सकते हैं, गांव समाज कोई भी जानने वालों में आप इसे शेयर कर सकते हैं। लेकिन जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो पूरे वीडियो को आप देखिए, वीडियो को स्किप मत करिए, छोड़िए मत। सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। मन में कोई सवाल प्रश्न होगा तो आप लिखेंगे, उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। पहले आपको बता दूं, सबसे पहले गाड़ी जब आप खरीदते हैं तो अक्सर होता क्या है कि लोग सेल लेटर बनवा लेते हैं। एक सेल लेटर आता है जो 10-20 रुपया का आता है मार्केट में, उस पर लोग सिग्नेचर वगैरह कर लेते हैं आपस में एक दूसरे का और ट्रांसफ़र करके दे देते हैं। उसके आधार पर, सेल लेटर के आधार पर गाड़ी ट्रांसफ़र होता है। जो लोग गाड़ी खरीदते हैं और जो बेचते हैं, तो बेचने वाला आपको सेल लेटर बना के दे दिया, उसके आधार पर ट्रांसफ़र होता है। तो सिर्फ सेल लेटर से ट्रांसफ़र नहीं होता है। जब ट्रांसफ़र होने के लिए आप जब RTO में जाते हैं, DTO में जाते हैं, तब आपको पता चलता है अरे भाई साहब इस पर तो बहुत लोचा है, बहुत झंझट है। तो इस आपको करना क्या है, मैं दोनों की सिक्योरिटी बताऊंगा ताकि बेचने वाला भी सेफ्टी में रहे और खरीदने वाला भी सेफ्टी में रहे। पहले मैं बेचने वालों के लिए बता रहा हूँ, बेचने वालों के लिए क्या करना चाहिए, उसके बाद पूरा बताऊंगा खरीदने वालों को क्या करना चाहिए। बेचने वालों को करना क्या चाहिए कि गाड़ी जब आप बेच रहे हैं, पुरानी कार हो, बाइक हो, कोई भी गाड़ी हो बेच रहे हैं, तो आपको करना क्या है कि सेल लेटर बना के देना है। एक सेल लेटर तो अगले को बना के देना ही है। इसके अलावा आपको एक एफिडेविट करा लेना है। कम से कम 50 रुपये का स्टाम्प पेपर पर एक एफिडेविट बनवाना है, जिसमें खुद से भी आप सारी बातें लिख सकते हैं या फिर किसी एडवोकेट से भी लिखवा सकते हैं, लेकिन खुद से भी आप लिख सकते हैं। उसमें क्या क्या मेंशन करना है, आपको गाड़ी नंबर मेंशन करना है, चेसिस नंबर मेंशन करना है, आपको इंजन नंबर मेंशन करना है, सारा चीज़ मेंशन करके उसके बाद जो RC पर लिखा रहता है सारा चीज़ मेंशन करके अपना नाम पता, उसका भी नाम पता, सारा चीज़ उसमें यह भी ब्यौरा लिखना है आपको कि आज से मैं इस गाड़ी को बेच रहा हूँ। ये गाड़ी जिसकी गाड़ी है, जिसको दे रहे हैं आप, उसका नाम पता के साथ में उसकी जिम्मेवारी है। इस गाड़ी से कोई गलत काम होता है, किसी प्रकार का कोई गैर कानूनी काम किया जाता है, तो इसकी जिम्मेवारी आज से मेरी नहीं रहेगी। सारी बात लिख के आप सिग्नेचर कर लीजिए, उससे सिग्नेचर करा लीजिए जिसको आप बेच रहे हैं, और एक तो नहीं, कम से कम 2 गवाह उस पर सिग्नेचर करा के अपने पास ओरिजिनल पेपर रख लीजिए। उसके बाद सेल लेटर, एफिडेविट बना के जब गाड़ी आप बेच देते हैं, कल होके उस गाड़ी से कोई भी कांड होता है, कुछ भी होता है, तो आपकी जिम्मेवारी नहीं रहेगी। क्योंकि अगर वो बंदा गाड़ी ले लिया, चला रहा है, ट्रांसफर नहीं कराया किसी कारणवश, या फिर ऐसे भी लोग नहीं कराते कि चलने तो, सेल लेटर तो है ही, एफिडेविट है ही, चलने दो, तो चलता रहता है, कल होके उससे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर गैर कानूनी काम होता है उस गाड़ी से, कार से, कुछ भी, तो होता क्या है जब उस पर केस होता है तो डायरेक्ट पुलिस आपके घर पर आएगी और आपको जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि ऑन रिकॉर्ड जो DTO में, RTO में ऑन रिकॉर्ड आपका नाम रहेगा। उसने तो ट्रांसफ़र कराया ही नहीं, तो आप ट्रांसफ़र नहीं कराया तो आपका नाम रहेगा, तो आपके घर पर पूछताछ करने आएगी। तो आप एफिडेविट दिखा के बच सकते हैं, एफिडेविट दिखा के बच सकते हैं कि ये मैंने गाड़ी बेच दिया था, वही आपके पास एक प्रूफ रहेगा। हालांकि एफिडेविट बनाए तो बेचने वाला का आधार कार्ड का फोटो स्टेट भी ले ले, ताकि उस पर एड्रेस वगैरह सारा ओरिजिनल मेंशन हो। तो उससे क्या होगा कि आपके पास ये बचने का साधन रहेगा। लेकिन एफिडेविट नहीं बनवाते, सिर्फ सेल लेटर से बेच देते हैं, तो ये इंसान अगर गलत काम करता है, किसी का एक्सीडेंट कर देता है, कोई बात हो जाता है गाड़ी पर, तो जब पुलिस आपके पास आएगी तो आपसे सबूत खोजेगी। आप बोलेंगे सेल लेटर बना के मैंने गाड़ी बेच दी, RC उसको दे दिया, सब कुछ, लेकिन अगर वो बंदा बोल दे मैंने तो गाड़ी खरीदा ही नहीं इससे, तो क्या करोगे आप? कहीं रिकॉर्ड नहीं है, ऐसा क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते हो, आप बुरा तरीके से फंस जाओगे। तो आपको क्या करना है, एफिडेविट जरूर एक बनवाना है। दूसरा क्या करना है कि जब वो बंदा को आपने गाड़ी दे दिया, एफिडेविट बना के दे दिया या फिर सेल लेटर बना के दे दिया, फिर भी अगर 6 महीना तक मैक्सिमम आपको देखना है, 6 महीना तक वो बंदा अगर ट्रांसफ़र नहीं कराता है गाड़ी अपने नाम से, अगर ट्रांसफ़र नहीं कराता है अपने नाम से, तो आपको करना क्या है कि उसको एक लीगल नोटिस देना है।
एक सिंपल सा लीगल नोटिस देना है कि भाई साहब आप अपने गाड़ी को ट्रांसफर करा ले। कोई वकील से भी भेजवा सकते हैं आप, कोई वकील से लीगल नोटिस आप तैयार करवा के उसको भेजवाए कि आप अपनी गाड़ी को जल्दी ट्रांसफर करा ले। आपकी गाड़ी को 6 महीना हो गया हुआ है, अगर आप ट्रांसफर नहीं कराते हैं तो मैं आप पर कानूनी कार्रवाई करवाऊंगा। इससे क्या होगा कि लीगल नोटिस जो आपको देंगे तो उसका कॉपी आपके पास रहेगा। कल हो के उस गाड़ी से कुछ भी होता है, कोई हादसा होता है, दुर्घटना होता है, कोई गलत काम होता है, अगर पुलिस आपके पास आती है तो आपके पास लीगल नोटिस भी रहेगा, एफिडेविट भी रहेगा, सारा प्रूफ रहेगा, आप बता सकते हैं। तो उस पर और भी ज़्यादा डबल एक्शन लिया जाएगा कि आपने ट्रांसफर नहीं कराया, उस पर 420 का भी मुकदमा होगा अगले पे। उसके बाद सारी जो कानूनी प्रक्रिया होगा उसके साथ होगी, आप बच जाएंगे सीधा सीधा। ऐसे आप लीगल नोटिस करेंगे तो वो डर से ट्रांसफर करा ही लेगा, लेकिन नहीं कराता है तो आपको लीगल नोटिस देके आपको बैठ जाना है चुपचाप, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये आपके पास एक बहुत बड़ा प्रूफ होगा। ये तो हो गया किसके लिए, जो बेचते हैं गाड़ी उसके लिए। अब बता रहा हूँ खरीदने वालों को क्या करना चाहिए, जो गाड़ी खरीद रहे हैं उसे क्या करना चाहिए। तो खरीदने वालों को क्या करना चाहिए कि सबसे पहले आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, एक सेल लेटर बनवाना है। अगले से सेल लेटर आपने बनवा लिया, गाड़ी खरीद लिया तो सेल लेटर आपको मिल जाएगा जिसके आधार पर आप ट्रांसफर करा सकते हैं। उसके साथ आपको क्या करना है, एफिडेविट तो वो अपने सेफ्टी के लिए बनाता है, जो बेचा वो बनाएगा सेफ्टी के लिए, आपको कोई जरूरत एफिडेविट की नहीं है। आपको सेल लेटर बनवाना है। उसके बाद आपको आरसी चेक करना है, आरसी ले लेना है। आरसी ले लिए आप, जिसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। उसके बाद आपको इंश्योरेंस ले लेना है। इंश्योरेंस आपको देखना है कि इंश्योरेंस फेल नहीं होना चाहिए। इंश्योरेंस चालू अवस्था में होना चाहिए, चाहे 1 महीना ही बचा हुआ हो, 2 महीना ही बचा हुआ हो, 3 महीना ही बचा हुआ, लेकिन इंश्योरेंस रहना चाहिए। क्योंकि इंश्योरेंस अगर वैलिड नहीं है, इंश्योरेंस फेल है तो आपकी गाड़ी फिर ट्रांसफर नहीं होगी, आपको इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। और वो इंश्योरेंस आप अपने नाम से नहीं करा सकते, वो इंश्योरेंस उसके नाम से होगा, तब जाकर ट्रांसफर होगा। फिर 1 साल उसी के नाम पर चलता रहेगा, फिर बाद में जाकर 1 साल बाद आपके नाम से ट्रांसफर होगा। इसीलिए अगर थोड़ा भी बचा हुआ है, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, तभी गाड़ी आप ले सकते हैं। बचा हुआ होना चाहिए ताकि उसी पीरियड में आप ट्रांसफर के लिए आप भेजें अपना आरसी और वहां पर ट्रांसफर हो जाए। फिर 2-3 महीना बाद जब फेल होगा तो अपने नाम से आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको इंश्योरेंस देखना है, इंश्योरेंस बचा ही होना चाहिए। अगर फेल है तो अगले बंदा को बोलिए कि इंश्योरेंस पहले कराओ, तब मैं तुम्हारी गाड़ी लूंगा, अन्यथा नहीं लूंगा। तो ये इंश्योरेंस की बात हो गई, समझ गए आप। अब तीसरा क्या देखना है आपको, तीसरा पॉल्यूशन का मामला आता है। तो पॉल्यूशन तो अगर उसने नहीं भी करा रखा है या फेल भी है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि पॉल्यूशन तो आप बाहर से करा सकते हैं। पॉल्यूशन का ट्रांसफर से कुछ लेना देना नहीं है, ट्रांसफर हो जाता है, बिना पॉल्यूशन का भी ट्रांसफर हो जाता है। अगर है तो ले लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो आरसी, बचा हुआ इंश्योरेंस बिना फेल होना चाहिए। अब इसके आगे आपको क्या देखना है कि गाड़ी पे कोई लोन तो नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो लोग सर्च नहीं करते हैं। सिर्फ आरसी ले लेते हैं, इंश्योरेंस ले लेते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, बोलते हो गया मेरा गाड़ी। ऐसा नहीं होता है भाई साहब। आपको देखना है कि गाड़ी लोन पे है, अगर 5 साल का लोन है, 6 साल का लोन है, 3 साल का लोन है, गाड़ी उसने आपसे बेच दिया, अब वो लोन पूरा नहीं किया तो फिर आप पे सारी जिम्मेवारी आएगी। और दूसरा नंबर बता दे रहा हूँ कि जब तक वो लोन क्लियर नहीं करेगा, एनओसी नहीं मिलेगा, तब तक वो गाड़ी ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे आरटीओ में आप जाकर देंगे, वहाँ पर सेल लेटर देंगे, आरसी देंगे, इंश्योरेंस का पेपर देंगे, सारा चीज़ दे देंगे, लेकिन फिर भी आपके नाम से ट्रांसफर नहीं होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको कहा जाएगा कि इस पर लोन है गाड़ी पर, इसको क्लियर करा कर लेकर आइए, क्योंकि लोन क्लियर कराएंगे तो आपको एनओसी मिलता है। तो एनओसी जब क्लियर रहेगा तो ही मिलता है। तो ये देखें, जब गाड़ी खरीदने जा रहा है तो आरसी, इंश्योरेंस, और पूछ लीजिए कि लोन अगर क्लियर है तो मुझे एनओसी चाहिए। अगर वो एनओसी नहीं दे रहा है, समझिए वो लोन क्लियर नहीं कर रखा है, आपको फंसाने के चक्कर में, आपको परेशान करेगा बाद में। तो इसीलिए इस चीज़ को देख ले कि लोन क्लियर है कि नहीं। लोन क्लियर है तो वो आपको एनओसी का पेपर जरूर दे देगा, क्योंकि जैसे क्लियर होता है कोई भी गाड़ी का लोन, जब क्लियर होता है तो उसे बैंक एनओसी देता है, या फिर शोरूम वाले मंगाकर उसे एनओसी दे देते हैं कि अब आपके पास कोई भी लोन नहीं है, आपके गाड़ी का लोन क्लियर हो चुका है। तो ये 3 पेपर आप समझ गए, 3 पेपर बहुत ही जरूरी है। अब पेपर के अलावा आपको क्या जानकारी लेना है, पेपर के अलावा ये उससे पूछना है कि इस गाड़ी पर कोई चालान तो नहीं है। होता है कि इंसान गाड़ी चला रहा है, कार चला रहा है, बाइक चला रहा है, रास्ते में किसी कारणवश गाड़ी पे चालान हो जाता है, कभी नंबर प्लेट को लेकर, कभी स्पीड ड्राइविंग को लेकर, किसी भी कारण का उस पर चालान है, चाहे वो हेलमेट पहन के नहीं जा रहा था या फिर उस गाड़ी से कोई किसी प्रकार का गलत गतिविधि हुआ हो, तो उस पर चालान जो होता है तो बहुत लोग नहीं भरते हैं, सोचते हैं कि यार कटने दो 4, 5, 7, 8 चालान हो जाता है, लोग चलने देते हैं ऐसे। लेकिन आप गाड़ी खरीद लेते हैं, उस पर चालान है तो फिर चालान आप
आपको भरना है। यहाँ भी दिक्कत आएगा, फिर ट्रांसफ़र कराने जाएगा तो यहाँ भी दिक्कत आएगा, बिना चालान क्लियर किए आपके गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं होगा। या फिर ट्रांसफ़र हो भी जाता है किसी परिस्थिति में, सेटिंग करके आप कर भी लेते हैं पैसे वैसे देकर, तो वह चालान आज न कल आपको भरना है, क्योंकि उस नंबर पे चालान रहता है, गाड़ी के नंबर पे चालान रहता है, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पे चालान रहता है, इसीलिए वो किसी भी हालात में आपको भरना ही है। तो इस चीज़ को समझ ले, देख ले कि इस गाड़ी पर चालान तो नहीं है। चेक भी करा सकते हैं ऑनलाइन, रजिस्ट्रेशन नंबर से, जो गाड़ी का नंबर होता है उससे आप चेक भी करा सकते हैं ऑनलाइन कि गाड़ी पर चालान है कि नहीं है, उसके बाद ले। तो खरीदने वालों के लिए 4 चीज़ मैंने बताई, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो हर कोई आपको नहीं बताएगा। आप गाड़ी लेकर बहुत सारे लोग फंस गए हुए हैं, अब बहुत लोग फंस जाते हैं, लेकिन ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो आप बच जाएंगे। क्या क्या फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मैं बार बार इसलिए हर चीज़ को रिपीट करता हूँ कि थोड़ा समय आपका लेता हो, लेकिन आपके दिमाग में भर देता हो कि ये चीज़ गलती ना करें ताकि आप परेशानी में पड़े। आरसी, इंश्योरेंस, एनओसी, जो लोन क्लियर हुआ है तो एनओसी सर्टिफिकेट और चालान, इन चारों चीज़ों को जरूर आप देख ले और इसका पेपर आप ले ले। अब एनओसी के बारे में बोल रहा हूँ कि लोन पे गाड़ी होगा तो एनओसी होगा, लेकिन लोन पे नहीं है तो एनओसी लेने की जरूरत नहीं है, एनओसी की जरूरत नहीं पड़ता है। अब पता कैसे चलेगा कि गाड़ी लोन पे है या कैश में? तो आरसी आप देखेंगे तो आरसी पे लिखा रहता है, अगर लोन पे गाड़ी है तो नीचे जो फाइनेंसर होता है उसका नाम लिखा होता है, फाइनेंसर का नाम नीचे लिखा रहेगा। आरसी के नीचे रहता है जो कार्ड रहता है उसके नीचे फाइनेंसर का नाम लिखा रहेगा कि फाइनेंसर ये तो आपको देख लेना है। अगर फाइनेंस पर नहीं है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि कैश है या फिर फुल पैसा पेड करके दिया गया है या फिर किसी फाइनेंसर का नाम नहीं है, तो समझ लीजिए गाड़ी लोन पे नहीं है, किसी भी प्रकार की फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और लास्ट में अंत में आपको ये बताऊंगा कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति किसी से गाड़ी खरीद लिया, पुरानी गाड़ी खरीद लिया, और होता क्या है कि उसको बेचना है, फिर 2 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल बाद बेचना है। तो ऐसा भी होता है कि वो अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं कराया रहता है, अगले से बेच देता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगले से बेच देता है। तो इसमें क्या होता है कि वो ट्रांसफर नहीं करा रखा होता है, फिर आपसे बेच देता है, तो फर्स्ट पार्टी के नाम से ही गाड़ी रहता है, और बीच में होता क्या है कि वो तो गाड़ी ले लिया, ट्रांसफर नहीं कराया, आपको भी वो बेच दिया। तो इसमें और ज़्यादा परेशानी होता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी, कोई पेपर की कमी होगी तो आप तो इसे जानते हैं, आपको उसको खोजना होगा, इससे कोई मतलब नहीं, उसको खोजना होगा। वो बंदा अगर नहीं मिलता, अगर वो बोलता है मेरे पास पेपर नहीं है, तो फिर आप बुरी तरीके से फंस जाएंगे। तो गाड़ी ऐसा ले, किसी से गाड़ी ले रहे पुरानी गाड़ी, तो वो देख ले कि उसके नाम से है कि नहीं, चाहे सेकेंड हैंड गाड़ी ही उन्होंने लिया है तो क्या उसके नाम से ट्रांसफर हो चुका है या नहीं हो चुका है, ये चीज़ आपको देखना महत्वपूर्ण है। तब जाकर गाड़ी ले, उसके नाम से है तो गाड़ी ले उससे, अगर उसके नाम से नहीं है तो गाड़ी मत ले, किसी भी परिस्थिति में नहीं ले। उसको पहले बोले कि तुम अपने नाम से ट्रांसफर करा लो गाड़ी, फिर उस गाड़ी को मुझसे बेचना या फिर किसी से बेचना, क्योंकि ऐसी गाड़ी नहीं ले कि पुराना गाड़ी कोई किसी से खरीद चुका है, अपने नाम से ट्रांसफर नहीं कराया, फिर आपको सौंप दिया, आपको बेच रहा है। हो सकता है उसका लोन क्लियर नहीं हो सकता है उस पर बहुत सारा चालान हो सकता है उस गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो गया हो सकता है उस गाड़ी से कोई वारदात हो गया हो, या हो सकता है किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से उसके नाम से ट्रांसफर नहीं हुआ हो, इंश्योरेंस फेल रहा हो, या फिर बहुत सारी बातें हो सकती है, तो इसलिए वो आपसे बेच रहा हो। तो आप इस मुसीबत में ना फंसे, कोई भी गाड़ी ले रहा है तो देख ले उसके नाम से है कि नहीं, नई भी गाड़ी है तो उसके नाम से है कि नहीं, सेकेंड भी गाड़ी है अगर उन्होंने लिया है तो उसके नाम से ट्रांसफर हो चुका है कि नहीं हो चुका है, तभी ले। तो मैं सारी चीज़ को आपको क्लियर कर दिया हूँ, बहुत ही कम समय में कोशिश कर रहा था कि बहुत कम समय में आपको समझा दूँ, लेकिन थोड़ा वीडियो लंबा होता जा रहा है, इसीलिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं पूरा क्लियर करता हूँ, हर मामले को आपको समझाता हूँ, पूरे दिमाग में आपको सेट कर देता हूँ कि ताकि आपको कभी भविष्य में किसी तरह की परेशानी नहीं हो। मुझे लगता है मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी किसी प्रकार की आपको परेशानी है, आपको लगता है कुछ चीज़ छूट गया है, कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं फिर से नए टॉपिक पर फिर से विस्तार से वीडियो बना दूंगा। हो सकता है मैं आपके सवालों का जवाब भी कमेंट बॉक्स में दे दूं, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखेंगे, कुछ पूछना हो, जानना हो, या फिर नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए, अब नए टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, जैसे कानून से संबंधित या फिर बैंकिंग से संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित, या फिर रेलवे से संबंधित, पोस्ट ऑफिस से संबंधित, या फिर गाड़ी आरटीओ डीटीओ से रिलेटेड कुछ भी आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाता ही हूँ। ये भी वीडियो जो बना रहा हूँ ये भी किसी न किसी के टॉपिक पर है। लोग कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखते हैं, उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाता हूँ और सारे लोगों को फायदा होता है। किसी को पर्सनली जवाब दूंगा तो पर्सनली उससे फायदा होगा, बट वीडियो इसलिए बना देता हूँ ताकि जितने भी लोगों को इस तरह की समस्या हो, सबका समस्या एक साथ हल हो जाए। तो दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा लीजिए। लेकिन आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, पहले से मेरा वीडियो देखते हैं, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आप ही के टॉपिक पर होगा, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।